Good morning 10th class. Today we will do examples given on page number 193 and 194. Examples are based on the topics vibration के जो topics हैं, one है natural vibration, damped vibration, forced vibration and then उसके बाद है resonant vibrations, उस पे based है. तो first question है when acoustic resonance takes place a loud sound is heard. वाई डज़ दिस हैपन एक्सप्लेन. वो बोलते हैं कि जब भी कोई चीज़ वाइब्रेट करती है, ठीक है, जब उसमें एक्विस्टिक रेजोनेंस आएगी. एक्विस्टिक रेजोनेंस कब होती है? एक्विस्टिक का मतलब होता है साउंड. साउंड रेजोनेंस कब होती है? मान लो कोई चीज़ है वो वाइब्रेट कर रही है, नेचुरल वाइब्रेशन उसकी वो जिसकी है ना, उसकी वो उस वाइब्रेशन से कंटिन्यूसली वाइब्रेट कर रही है. अब कोई एक्सटर्नल फोर्स इस पर लगाई, एक्सटर्नल फोर्स की जो लगाई है उसकी वाइब्रेशन और इसकी वाइब्रेशन, अगर दोनों की वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी सेम है, ऑब्जेक्ट की नेचुरल वाइब्रेशन एंड जो एक्सटर्नल फोर्स है उसकी वाइब्रेशन या फ्रीक्वेंसी जो है वो सेम है, तो उससे क्या होगा, ये बॉडी जो है वो ज़्यादा एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट करना शुरू कर देगी. ठीक है, पहले वो ऐसे मान लो वाइब्रेट कर रही थी. ठीक है, एम्पलीट्यूड क्या होता है? उसकी मीन पोजीशन और ये डिस्टेंस. ठीक है, अब क्या है, अगर जो एक्सटर्नल फोर्स लगी हुई है, एक्सटर्नल फोर्स की फ्रीक्वेंसी भी इक्वल टू है नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट पे जब ये फोर्स लगेगी तो वो ज़्यादा एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट करना शुरू कर देगा. जब उसका एम्पलीट्यूड बढ़ गया है तो एम्पलीट्यूड क्या होता है, जो लाउडनेस होती है वो प्रोपोर्शनल टू होती है स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड. अगर एम्पलीट्यूड 2 गुना बढ़ रहा है तो लाउडनेस उससे 4 गुना बढ़ेगी, स्क्वायर बढ़ेगी उसका. ठीक है, अगर एम्पलीट्यूड 3 टाइम्स बढ़ रहा है तो लाउडनेस 9 टाइम बढ़ जाएगी. ठीक है, तो क्या है, अगर रेजोनेंस एक्विस्टिक रेजोनेंस हो रही है तो क्या होगा, साउंड का इसकी जो है ऑब्जेक्ट की वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड इंक्रीज़ हो जाएगा. एम्पलीट्यूड इंक्रीज़ होने से उसकी लाउडनेस भी, जो उससे साउंड प्रोड्यूस हो रही है, जो वाइब्रेशन प्रोड्यूस हो रही है, उसकी एम्पलीट्यूड इंक्रीज़ होगा, जिससे लाउडनेस भी इंक्रीज़ होगी. बिकॉज लाउडनेस एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करती है. कैसे डिपेंड करती है? लाउडनेस इज़ प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड. नेक्स्ट आ गया, 3 म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हैव इंस्ट्रूमेंट्स गिव आउट नोट्स एट द फ्रीक्वेंसी लिस्टेड बिलो. 3 इंस्ट्रूमेंट है, उनकी फ्रीक्वेंसी देखो, गिटार है उसकी फ्रीक्वेंसी इतनी है, और फ्लूट की इतनी है, गिटार की इतनी है, ट्रम्पेट की इतनी है. ठीक है, इन तीनों की फ्रीक्वेंसी बताई गई है और पूछा है कि पिच किसकी सबसे ज़्यादा है. तो जो पिच होता है वो ज़्यादा होगा कब? जब फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी. पिच और फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली डिपेंड करते हैं. फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो ऑब्जेक्ट की पिच ज़्यादा होगी. जैसे एम्पलीट्यूड ज़्यादा है तो लाउडनेस ज़्यादा होगी ना, सिमिलरली फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो पिच ज़्यादा होगी. इसमें से सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी इसकी है, ट्रम्पेट की, तो उसके अकॉर्डिंग उसकी पिच भी सबसे ज़्यादा होगी. फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो पिच भी ज़्यादा होगी. ठीक है, ये याद रखना है. देन उसके आगे क्वेश्चन है, with which of the following frequencies does टनिंग फॉक ऑफ 256 हर्ट्स रेजोनेट. एक कोई टनिंग फॉक है. ठीक है, टनिंग फॉक आपने उसमें देखा होगा लैब में, ऐसा होता है टनिंग फॉक. ठीक है, तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो किस फ्रीक्वेंसी पे है? 256 हर्ट्स पे है. ठीक है, अब कोई अगर मैं बाहर से कोई फोर्स लगाऊं जिस फोर्स की फ्रीक्वेंसी इन तीनों में से एक हो, तो वो इन तीनों में से कौन सी फ्रीक्वेंसी पे रेजोनेंट करेगा? रेजोनेंस कब करते हैं? जब बॉडी की फ्रीक्वेंसी और एक्सटर्नल जो फोर्स लग रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी इक्वल हो, जहाँ इसका मल्टीपल हो. मल्टीपल कैसे? जहाँ तो 256 हो, जो एक्सटर्नल लग रही है फोर्स उसकी फ्रीक्वेंसी जहाँ तो 256 हर्ट हो अगर इसकी है. ठीक है, जहाँ 2 इंटू 256 हो, जहाँ 3 इंटू 256, मतलब मल्टीपल हो उसके. ठीक है, तो ये अगर फ्रीक्वेंसी की फोर्स बाहर से लगेगी तो ये जो टनिंग फॉक है जिसकी फ्रीक्वेंसी ये है, ठीक है, 256 हर्ट है, तो बाहर से अगर उसके मल्टीपल ऑफ फ्रीक्वेंसी अगर बाहर से उस पर इम्प्लीमेंट होगी तो वो क्या करेगा? रेजोनेट करेगा. रेजोनेट करेगा तो उसकी फ्रीक्वेंसी जो एम्पलीट्यूड जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा. ठीक है, तो कौन सी पे करेगा? अब देखो 256 का मल्टीपल कौन है? 256 तो है नहीं इसमें. ठीक है, तो फिर हम देखेंगे 256 का मल्टीपल कौन है, तो वो है 5
512। 512 जो है वो 256 का मल्टीपल है। तो अगर टर्निंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी इतनी है और बाहर से कोई फ्रीक्वेंसी एक्सटर्नल फोर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी 512 हर्ट्स जो इस फ्रीक्वेंसी का मल्टीपल है वो लगेगा, तो वो उससे के साथ क्या करेगी, रेजोनेट करेगी। ठीक है, जहाँ तो वो 256 की एक्सटर्नल फोर्स वाली फ्रीक्वेंसी से रेजोनेट करेगी, जहाँ उसके मल्टीपल पे कोई फ्रीक्वेंसी आ रही है तो उससे रेजोनेट करेगी। ठीक है, तो योर फर्स्ट क्वेश्चन इज कंप्लीट। नाउ कम टू सेकंड वन। स्टेट द सेफ लिमिट ऑफ साउंड लेवल इन फॉर ह्यूमन हियरिंग। ह्यूमन ईयर होता है, ठीक है, ह्यूमन ईयर एक पर्टिकुलर साउंड को सुन सकता है, और अगर वो एक लेवल होता है, जैसे 220 हर्ट्ज से लेकर 220,000 हर्ट्ज होता है, उतनी आवाज़ सुन सकता है। लेकिन कुछ क्या होता है, इसकी भी एक लिमिट होती है। ठीक है, कितनी लाउड आवाज़ सुन के हमारे कानों को प्रॉब्लम नहीं होती। ठीक है, तो वो बताओ कि कौन सी लिमिट तक अगर हम आवाज़ को सुनेंगे तो हमारे कानों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उससे अगर लाउड सुनेंगे तो हमारे कानों के, जैसे बोलते हैं ना कि कानों का पर्दा फट जाता है जहाँ, ठीक है, उसका मतलब है कान को हर्ट करती है वो साउंड। कितनी लिमिट तक की साउंड हमारे कान को हर्ट नहीं करेगी? तो योर आंसर इज़ 120 dB। dB क्या है? लाउडनेस की यूनिट है dB। ठीक है, तो क्या है 120 dB, मतलब 120 डेसिबल जो साउंड है, इतने लाउडनेस की साउंड जो है वो हमारे कानों को अफेक्ट नहीं करती, लेकिन इससे अगर ज़्यादा लाउड होगी तो वो हमारे कानों को हर्ट कर सकती है। तो फैक्ट्रीज़ वगैरह में भी लिमिट रखी होती है कि इससे ज़्यादा साउंड का शोर नहीं होना चाहिए फैक्ट्रीज़ में या कहीं पे भी। ठीक है, क्योंकि वो आपको आपके ईयर को हर्ट कर सकता है। नेक्स्ट है, नेम द करेक्टरिस्टिक ऑफ द साउंड इन द रिलेशन ऑफ इट्स वेव फॉर्म। अब करेक्टरिस्टिक बताना है साउंड का, ठीक है, जो उसके वेव फॉर्म से रिलेटेड है। वेव फॉर्म से रिलेटेड तो हमें पता है कि क्या होता है, फ्रीक्वेंसी और पिच, लाउडनेस, पिच की बात तो हम वैसे ही करते हैं, क्योंकि लाउडनेस डिपेंड करती है एम्पलीट्यूड पे, पिच डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी पे। ठीक है, सिमिलरली एक अगर मान लो किसी भी इंस्ट्रूमेंट है आपका, या कोई भी चीज़ है, उसकी एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ सब कुछ सेम है, स्टिल हम कैसे बता सकते हैं कि उनकी जो है वो डिफरेंट हैं? तो कहाँ से बता सकते हैं? क्वालिटी से। तो क्वालिटी एक ऐसा फैक्टर है साउंड का, ठीक है, जो दो डिफरेंट दो साउंड है, ठीक है, दो सोर्सेज है, दोनों में से साउंड निकल रही है, दोनों साउंड की पिच सेम है, दोनों साउंड की आपकी लाउडनेस सेम है। तो इन दोनों साउंड को डिफ्रेंशिएट करना हो तो किससे होगा? दोनों की क्वालिटी एक ऐसी चीज़ है जो इनको डिफ्रेंशिएट करेगी। ठीक है, नेक्स्ट आ गया, अब ये डायग्राम आ गई। इन द डायग्राम बिलो ABCD 4 पेंडुलम, ABCD 4 पेंडुलम है जिसमें A और C की लेंथ सेम है, B और D की लेंथ डिफरेंट है। ठीक है, अब देखो, अगर लेंथ डिफरेंट है तो सभी पेंडुलम की रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी भी डिफरेंट होगी। ठीक है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी अलग अलग होगी। ठीक है, हर एक सब्सटेंस की अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है, तो इस पूरे सिस्टम की नेचुरल फ्रीक्वेंसी अलग होगी, इसकी अलग होगी, इसकी A और C की सेम होगी। क्यों? क्योंकि दोनों में बॉब सेम है, मटेरियल सेम है, दोनों की स्ट्रिंग की लेंथ सेम है, तो दोनों की नेचुरल फ्रीक्वेंसी सेम होगी। लेकिन A, B और D की आपस में डिफरेंट होगी, A और C की सेम होगी। अब देखो, ये गिवन है कि डिफरेंट लेंथ्स के हैं। अब बताओ, नेम द टाइप ऑफ वाइब्रेशन टेक्स प्लेस इन पेंडुलम B एंड D। अब देखो, मान लो ये ऐसे इकट्ठे अटैच किए हुए हैं ऊपर से, ठीक है, स्प्रिंग लगा लो, चाहे स्प्रिंग से अटैच है या मतलब थ्रेड से अटैच है। मैंने इसको मूव किया, ठीक है, इसको नेचुरल फ्रीक्वेंसी पे मूव करवाया। जब ये अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करना शुरू हो गया तो ये वाइब्रेशन क्या है, इसको भी इफेक्ट करेंगी, इसको भी इफेक्ट करेंगी और इसको भी। ठीक है, जब इसको मूव करवाया तो B और D भी वाइब्रेट करने शुरू कर देंगे, लेकिन B और D क्या अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करेंगे? तो आंसर है नहीं, B और D अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट नहीं करेंगे, वो करेंगे अपनी, कैसे वाइब्रेट करेंगे वो, उसमें क्या प्रोड्यूस होगा? फोर्स्ड वाइब्रेशन। क्यों? क्योंकि इनकी लेंथ जो है डिफरेंट है और इन तीनों की नेचुरल फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है। अगर इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी और इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी अगर इनकी सेम होती, सेम नहीं है, जबकि इसकी और इसकी, इन दोनों की फ्रीक्वेंसी, नेचुरल फ्रीक्वेंसी सेम है,
तो अगर ए को हम मूव करवाएंगे तो सी, जो इसका इफेक्ट सी पे आएगा वो कैसा आएगा कि सी भी वाइब्रेट करना शुरू कर देगा, लेकिन कौन सी वाइब्रेशन पे मूव करेगा, अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी पे ही, और उसकी लाउडनेस ज़्यादा हो जाएगी। लेकिन अगर बी और डी में कंपैरिजन करें, ए के कारण बी और डी में जो फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेशन होगी वो फ्रीक्वेंसी जो होगी उनकी नेचुरल नहीं होगी फ्रीक्वेंसी, वो फोर्स्ड वाइब्रेशन होंगी। ठीक है, तो बी और डी में कौन सी है, फोर्स्ड वाइब्रेशन है। सी में कैसी है, सी और ए की नेचुरल फ्रीक्वेंसी सेम है, तो नेचुरल फ्रीक्वेंसी अगर बॉडी की और एक्सटर्नल, ए एक हिसाब से यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स एक्ट कर रहा है। ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स की अगर बॉडी के साथ फ्रीक्वेंसी, नेचुरल फ्रीक्वेंसी सेम है, ठीक है, मतलब सेम है, तो क्या होगा, दोनों की वाइब्रेशन सेम होने के कारण ये और इसमें क्या फिनोमिना आएगा, रेजोनेंस का। ये और ये, तो इसके कारण एक्सटर्नल, अगर ए को हम एक्सटर्नल, क्योंकि ए को ही हमने एक्सटर्नल फोर्स लगा के नेचुरल वाइब्रेशन दी है, तो क्या होगा, बी एंड डी जहाँ पे आपके मूव कर रहे थे फोर्स वाइब्रेशन की फॉर्म में, सी कैसे मूव करेगा, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे, मतलब नेचुरल फ्रीक्वेंसी पे ही मूव करेगा, क्योंकि ए जो एक्सटर्नल फोर्स और जो ये है, इन दोनों की नेचुरल फ्रीक्वेंसी क्या है, सेम है, तो कौन से स्टेट में होगा, रेजोनेंस पे। थर्ड पॉइंट है, स्टेट द रीज़न फॉर द, देखो रीज़न बताओ, वो बोल रहे हैं कि बी और सी में ऐसी वाइब्रेशन हो रही है, तो इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न ये है कि बी की नेचुरल फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है विद फ्रॉम ए, क्योंकि दोनों की लेंथ डिफरेंट है, तो नेचुरल फ्रीक्वेंसी दोनों की डिफरेंट होने के कारण ऑब्जेक्ट की नेचुरल फ्रीक्वेंसी और जो उसको अफेक्ट कर रहा है, एक्सटर्नल फोर्स ये एक्ट कर रहा है इस पर, इन दोनों की फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होने के कारण ये रेजोनेट नहीं करेंगे, तो क्या प्रोड्यूस होगा, फोर्स्ड वाइब्रेशन। लेकिन ए और सी की नेचुरल फ्रीक्वेंसी सेम है बिकॉज ऑफ द सेम लेंथ ऑफ देयर स्ट्रिंग्स, जिसके कारण क्या होगा, ए जो है वो एक्सटर्नल फोर्स जो एक्ट करेगी उस पर, उसकी फ्रीक्वेंसी और जो बॉडी की फ्रीक्वेंसी सी की फ्रीक्वेंसी सेम होगी, और जिसके कारण वो क्या करेगा, रेजोनेट करेगा। कम टू द एग्जाम्पल नंबर 3, व्हेन अ टर्निंग फॉर्क स्टक बाय अ रबर पैड इज विद द हेल्प ऑफ द लेंथ help over a held over a length of air column in the tube, it produces a loud sound for fixed length of the air column. Name the phenomena. ये देखो, ये कल आपको वीडियो में मैंने वीडियो अपलोड की है, उसमें बताया है कि टर्निंग फॉर्क को मान लो हमने वाइब्रेट करवा दिया, हमने रबड़ पैड से उसको ऐसे किया और फिर क्या वाइब्रेट करवाना शुरू कर दिया। अब इसको हम जब यहाँ पे जब इसको इसके ऊपर रखेंगे ना, तो क्या होगा, इसकी वाइब्रेशन के कारण इसमें भी वाइब्रेशन आएंगी। ठीक है, थोड़ी, तो वाइब्रेशन आने से थोड़ी साउंड प्रोड्यूस होगी, लेकिन वो साउंड क्या होगा, कभी आपको बहुत हल्की सुनेगी। आप इसको नीचे या ऊपर मूव करना है, इसको एक पर्टिकुलर पोजीशन पे इसके मोशन को ऊपर नीचे करके देखोगे तो एक पर्टिकुलर पोजीशन पे ऐसा होगा कि आपको मैक्सिमम जो है लाउड सुनाई देगा, मतलब मैक्सिमम उसकी एम्पलीट्यूड इसका मैक्सिमम हो जाएगी, आपको लाउड सुनाई देगा। ठीक है, वो क्यों होता है, उस टाइम पे जब मैंने इसको ऊपर नीचे किया तो एक पर्टिकुलर पोजीशन ऐसी आएगी जिससे ये क्या है, आपका एक्सटर्नल फोर्स एक्ट कर रहा है, एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट है ना, तो एक्सटर्नल ये क्या है, वाइब्रेशन, तो इस वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी इसकी एक पर्टिकुलर पोजीशन पे इससे मैच कर जाएगी। जब मैच कर जाएंगी तो क्या होगा, रेजोनेंस का फिनोमिना होगा। तो फिनोमिना का नाम क्या है, रेजोनेंस। तो रेजोनेंस फिनोमिना होगा और इस फिनोमिना से क्या होगा, आपको लाउड आवाज़ सुनाई देगी। हाउ डज द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड लाउड साउंड कंपेयर विद दैट ऑफ द टर्निंग फॉर्क। लाउड साउंड कब प्रोड्यूस होगी, जब टर्निंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी और उसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, या तो सेम हो जाएगी, ठीक है, सेम फ्रीक्वेंसी होने पे होती है ना रेजोनेंस, जहाँ मल्टीपल ऑफ फ्रीक्वेंसी, मल्टीपल का मतलब मैंने ऑलरेडी बता दिया, मल्टीपल का मतलब क्या है, सेम होगा, जैसे यहाँ पे क्या था 2 इंटू 3 इंटू मल्टीपल होगा। जब टर्निंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी और जो मैंने इसकी पोजीशन फिक्स की है, इसकी ऊपर नीचे करके एक पर्टिकुलर पोजीशन, जब इसकी और टर्निंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी इक्वल आ जाएंगी, या फिर इसकी फ्रीक्वेंसी और इसकी फ्रीक्वेंसी मल्टीपल होंगे। ठीक है, मल्टीपल मतलब जैसे मान लो इसकी फ्रीक्वेंसी 4 हर्ट्ज़ है, तो जहाँ इसकी 4 हो जाए, जहाँ 8 हो जाए, जहाँ 12 हो जाए, जहाँ 16 हो जाए। ठीक है,
तो उन केसेस में क्या होगा, आपका रेजोनेंस होगा, रेजोनेंट फिनोमिना होगा। लास्ट है स्टेट द यूनिट ऑफ मेजरिंग लाउडनेस। लाउडनेस की यूनिट क्या है, डीबी। डीबी मतलब डेसिबल। फोर्थ आ गया नेम द फिनोमिना इन्वॉल्व्ड इन ट्यूनिंग अ रेडियो सेट टू अ पर्टिकुलर स्टेशन। अगर ट्यूनिंग करनी है, फ्रीक्वेंसी की ट्यूनिंग करनी है, तो ऑब्वियसली उस फिनोमिना को ट्यूनिंग करनी है, मतलब सेम करनी है या मल्टीपल बनानी है, तो उस फिनोमिना को क्या बोलेंगे, रेजोनेंस। सेकेंड है डिफाइन द फिनोमिना नेम्ड इन दी फर्स्ट पार्ट। रेजोनेंस का फिनोमिना क्या आ गया, अगर उसको डेफिनेशन लिखनी हो तो रेजोनेंस वो फिनोमिना है जिसमें एक्सटर्नल फोर्स की जो आपकी एक्सटर्नल फोर्स है, जो पीरियोडिक फोर्स एक्चुअल में, ठीक है, कंटिन्यूसली लग रहा है, पीरियोडिक जो एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स की फ्रीक्वेंसी किसी बॉडी की फ्रीक्वेंसी के इक्वल आ जाए, जहाँ उसका मल्टीपल आ जाए, ठीक है। मान लो ये मेरी बॉडी है कोई, ठीक है, उसकी एक पर्टिकुलर नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है, हर बॉडी की होती है। अगर जो बाहर से जो फोर्स लग रही है वो कौन सी पीरियोडिक फोर्स लग रही है, अगर उस पीरियोडिक फोर्स की फ्रीक्वेंसी, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट की नेचुरल फ्रीक्वेंसी के इक्वल आ जाए, जहाँ इसका मल्टीपल आ जाए, ठीक है, तो उस टाइम पे दोनों क्या होगा, रेजोनेंस फिनोमिना होगा, और ये बॉडी की वाइब्रेशन जो है वो हायर एम्पलीट्यूड की हो जाएगी। उस फिनोमिना को क्या बोलते हैं, रेजोनेंस। ठीक है, अब मैं डेफिनेशन आपको पढ़ के दिखा देती हूँ। इट इज़ द फिनोमिना इन विच बॉडी वाइब्रेट्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ पीरियोडिक फोर्स। कोई बाहर से पीरियोडिक फोर्स लगाया है, उसके इन्फ्लुएंस के, उसके प्रभाव के अंदर जो बॉडी है वो वाइब्रेट करती है। व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ अप्लाइड पीरियोडिक फोर्स इज इक्वल टू नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी। यहाँ पे इक्वल लिखा है, आप मल्टीपल भी लिख सकते हो, इक्वल है या मल्टीपल है नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ बॉडी। उस केस में क्या होगा, बॉडी जो है वो, जैसे पहले वो इतने एम्पलीट्यूड से ऐसे कर रही थी, ठीक है, अब क्या होगा, उसका एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, उसका एम्पलीट्यूड क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। ये फिनोमेना को क्या बोलते हैं, रेजोनेंस। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लाउडनेस ऑफ अ साउंड। तो लाउडनेस ऑफ अ साउंड क्या होती है, लाउडनेस क्या है, लाउडनेस इज अ सेंसेशन प्रोड्यूस्ड इन एयर विच एनेबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन अ लाउड एंड अ फेड साउंड। अब क्या है लाउडनेस, क्या है लाउडनेस, क्या है, एक हमारे कान में एक सेंसेशन होती है जो हमें बताती है कि ये जो साउंड क्या है, मधुर है या मतलब फेंट है, हल्की है, मतलब कम सुनाई दे रही है, धीमी आवाज़ है या बहुत लाउड आवाज़ है। वो हमें कौन बताता है, लाउडनेस बताती है। लाउडनेस क्या है, एक सेंसेशन है जो हमारे कानों में प्रोड्यूस होती है, ठीक है, जब हम कोई आवाज़ सुनते हैं। लास्ट है यूनिट लाउडनेस की क्या है, डेसिबल, या फिर ये तो ऐसा ही, तो डेसिबल आपने मेन करना है, और क्या होती है, या बल कहते हैं या फ़ोन कहते हैं, ठीक है, लेकिन ऐसा ही क्या है, डेसिबल। लास्ट है द डायग्राम बिलो शोज द डिस्प्लेसमेंट टाइम। अब डिस्प्लेसमेंट टाइम, ये ग्राफ किसका है, फर्स्ट पूछा है कि नेम बताओ, ये कौन सी वाइब्रेटिंग बॉडी है। ये वाइब्रेटिंग बॉडी जिसका एम्पलीट्यूड डिक्रीज कर रहा है, मतलब डैम्प कर रहा है, तो ये कौन सी वाइब्रेशन है, डैम्प्ड वाइब्रेशन, ठीक है। नेक्स्ट है कि एग्जाम्पल बताओ कोई डैम्प्ड वाइब्रेशन की। तो क्या है, जब पेंडुलम मूव करता है, ठीक है, जब वो एयर में मूव करेगा, वैक्यूम में नहीं, जब वो एयर में मूव करेगा तो वो धीरे धीरे चल के अपने आप ही स्लो हो जाएगा, मतलब उसका एम्पलीट्यूड पहले ज़्यादा होगा, फिर धीरे धीरे हवा के फ्रिक्शन के कारण कम हो जाएगा। तो वो एग्जाम्पल है जब आपका टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ पेंडुलम इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, ठीक है। तो थर्ड में पूछा है कि डिक्रीज क्यों करता है एम्पलीट्यूड, ऑब्वियसली क्यों डिक्रीज करेगा, बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन ऑफ एयर। लास्ट है व्हाट विल हैपन टू द वाइब्रेशन ऑफ द बॉडी आफ्टर सम टाइम। क्या होगा कुछ देर के बाद क्या एयर के फ्रिक्शन के बाद क्या है, उसकी वाइब्रेशन क्या है, उसका जो एम्पलीट्यूड है वो डिक्रीज होता जाएगा, और कुछ टाइम बाद उसका एम्पलीट्यूड ज़ीरो हो जाएगा और वो रेस्ट में आ जाएगी, ठीक है। बच्चे रीड दिस एग्जाम्पल्स अगेन। आपका रेजोनेंस का फिनोमिना थोड़ा सा टफ तो नहीं मैं बोलूँगी, लेकिन आपको समझने में टाइम लगेगा, लेकिन एक बार समझ आ गया तो यू कैन डू इट वेरी इजली। तो प्लीज़ एक बार ना वीडियोस उसकी दोबारा जो मैंने शेयर की हैं वो 2 बार या 3 बार जरूर देख लेना, सो दैट यू विल गेट मोर क्लैरिफिकेशन ऑफ दिस टॉपिक। एंड पहले टॉपिक, ये वीडियो अगर समझ नहीं आ रही तो पहले टॉपिक पढ़ो, फिर ये क्वेश्चन आपको समझ आएंगे।